हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिनके पास बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है भारतीय इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी। तो कुछ स्टूडेंट्स इस बुक को सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स इसे सेमेस्टर सेकंड में पढ़ते हैं। तो आज की ये वीडियो उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस बुक का जो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है साक्ष्यों का सर्वेक्षण, इस यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट से अभी तक जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करें जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पूरी यूनिट का जो निचोड़ है वो ये है कि हम अपने भारतीय इतिहास को किन किन सोर्सेज के द्वारा जान सकते हैं, यानी कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसको जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे प्रमाण हैं, कौन कौन से सबूत हैं जिनसे हम अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। बेसिकली आपको यही समझना है इस पूरी यूनिट के अंदर। अब ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं? अभिलेखों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, कलाओं के द्वारा, कला और संस्कृति के द्वारा, साहित्यों के द्वारा और विदेशी वृत्तांत के द्वारा और नगर और वास्तुकला के द्वारा। तो ये सभी इसके सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हमें हमारी इंडियन हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है, हम अपने इंडियन हिस्ट्री को जान सकते हैं और इन्हीं सभी पॉइंट्स को हमें डिटेल में समझना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इस यूनिट से। तो क्वेश्चन को रीड करने से पहले चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सपोज आप ये कैसे कहोगे कि ये बिल्डिंग एक स्कूल है, तो क्योंकि इस बिल्डिंग में बहुत सारे ब्लैक बोर्ड हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ टीचिंग से रिलेटेड वर्क होता होगा, और बेंचेस को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि शायद यहाँ स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ते होंगे। तो ये ब्लैक बोर्ड और बेंच एक स्रोत हैं जो हमें बताते हैं कि बिल्डिंग एक स्कूल है। तो इसी तरह से ऐसे बहुत से स्रोत हैं जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बताते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको डिटेल में समझ लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन में साहित्य स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों का वर्णन कीजिए और उनकी सीमाओं को बताइए। इसी तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के रूप में शिलालेख यानी जो अभिलेख है उन पर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में पुरातात्विक स्रोतों के रूप में सिक्कों यानी जो मुद्राएं हैं उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए। प्राचीन भारत को जानने और समझने में विदेशी वृत्तांतों की भूमिका क्या रही है उस पर संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो अभिलेखों के बारे में पूछ लेगा, या मुद्राओं के बारे में, या कला और संस्कृति, या विदेशी वृत्तांत, या साहित्य, या नगर और वास्तुकला के बारे में आपसे किसी भी एक स्रोत के बारे में डिटेल में इस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। सपोज अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके योगदान के बारे में बताइए, तो इसमें तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आप इसके जितने भी स्रोत हैं सभी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। अब सपोज अगर आपसे सिर्फ मुद्राओं के बारे में पूछा जाता है, या सिर्फ साहित्य के बारे में पूछा जाता है, या सिर्फ अभिलेखों के बारे में पूछा जाता है, तो आपको अपने आंसर्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया, जिसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें से आपको किसी एक पर्टिकुलर स्रोत के बारे में एक्सप्लेन करना था। तो ऐसी सिचुएशन में सपोज अगर आपको मुद्राओं के महत्व के बारे में एक्सप्लेन करना है तो उसमें आप इसको तो एक्सप्लेन करोगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आप बाकी जो स्रोत है उन सबको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इससे ये होगा जो आपका आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, जिससे कि जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अगर आपको ज़्यादा लेंथी लग जाता है, आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप 3 जो स्रोत है उसको एक्सप्लेन कर दिए और आपके लिए उतना इनफ है,
तो आप इतना ही एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर आप 3 जो स्रोत है उसको लिखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आप और लिख सकते हो, तो आप जो बाकी के जो स्रोत बचे हैं उन्हें भी लिख दीजिएगा अपने एग्ज़ाम में, जिससे कि आप अच्छा एग्ज़ाम में स्कोर कर सकोगे। तो चलिए हम देखते हैं डिटेल में हर एक स्रोत के बारे में जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इन सभी स्रोतों के अंदर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अभिलेखों के बारे में, कि जो अभिलेख होते हैं वो हमारी इंडियन हिस्ट्री को जानने में और समझने में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो आप ऑलरेडी जानते होंगे अभिलेखों को पत्थर, धातु या फिर ऐसी किसी कठोर सतह पर खोद कर लिखा जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। पत्थर या किसी ऐसी कठोर सतह पर उस पर जो अक्षर बनाए जाते हैं। अब अभिलेखों से हमें जो हमारी प्राचीन भारत की क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभिलेखों से हमें प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय जो लोगों का रहन सहन था वो कैसा था। अभिलेखों से हमें प्राचीन भारत के महाराजाओं के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखों से हमें प्राचीन भारत के धर्मों, विश्वासों और दर्शनों के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय लोग किन किन धर्मों में विश्वास करते थे। ठीक इसी तरीके से अभिलेखों से हमें प्राचीन भारत के भाषाओं, लिपियों और साहित्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अभिलेख है वो हमारे भारतीय इतिहास को जानने के लिए और समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इन्हीं सभी अभिलेखों में से अब कुछ अभिलेखों के बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं। इनमें से जो सबसे पहला अभिलेख है वो है हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हड़प्पा सभ्यता का जो अभिलेख है वो भारतीय अभिलेखों का सबसे ज़्यादा पुराना अभिलेख माना जाता है। हड़प्पा लिपि भारत का सबसे पुराना अभिलेख है और ये हमें हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। और हड़प्पा की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा अभिलेख है वो है अशोक का अभिलेख। तो अशोक के अभिलेखों में हमें मौर्य साम्राज्य के राजनैतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक जीवन और सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखी हुई खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को ईस्ट इंडिया के एक अधिकारी है जिसने सबसे पहले इसे पढ़ा और उसका अर्थ निकाला। और अशोक ने ही अपने संदेशों को सबसे पहले प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। और अशोक वो पहला सम्राट था जिसने अपने आदेशों और नैतिक संदेशों को प्रजा तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं और इसके जो अभिलेख है उनके बारे में समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अभिलेख है वो है गुप्तकालीन अभिलेख। तो जो गुप्तकालीन अभिलेख है इससे हमें गुप्त काल के राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन का अभिलेख, तो इससे हमें हर्षवर्धन साम्राज्य के राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है। तो चलिए हम बात करते हैं मुद्राओं के बारे में, यानी जो सिक्के हैं वो कैसे हमारे भारतीय इतिहास को जानने और समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो प्राचीन काल में लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ और ये सिक्के विभिन्न धातुओं से बने होते थे, जैसे सोना, तांबा, चांदी एक्सेट्रा। एंड इसके अलावा कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने को सिक्कों को जारी किया था, जबकि जो गुप्त शासक हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण के जो सिक्के हैं उन्हें जारी किया था। और जो सातवाहन के जो शासक हैं उन्होंने शीशे के सिक्के को जारी किया था। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर इसके क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो हमारे जो सिक्के हैं यानी कि जो मुद्राएं हैं उनसे हमें भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में पता चलता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे जो प्राचीन सिक्के हैं उनसे हमें भारत की जो इतिहास है उसकी एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास का पता चलता है। तो एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक इतिहास की जानकारी के बारे में कि किस तरह से सिक्कों से हमें राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के राजवंशों, शासकों और उनके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि सिक्कों पर अक्सर शासकों के नाम और उनके चित्र आदि बने मिलते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक इतिहास की जानकारी के बारे में। प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों पर अक्सर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र बने होते थे, जिससे हमें ये पता चलता था कि लोग किस धर्म में सबसे ज़्यादा मानते हैं या किस धर्म की जो मान्यता है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके आर्थिक इतिहास के बारे में। तो प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें प्राचीन भारत की मुद्रा प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में। प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के विभिन्न कलाओं और संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि प्राचीन सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के कलाकृतियाँ जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल आदि चित्र बने होते थे। तो इससे हमें उस समय के जो कलाकृति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। उस टाइम लोग कितने ज़्यादा क्रिएटिव थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में जो साहित्य है उनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने की दृष्टि से साहित्य स्रोत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से ही हमें प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजनीतिक इतिहास के बारे में। साहित्यिक स्रोत किसी भी साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। साहित्यिक स्रोत से हमें प्राचीन भारत के विभिन्न राजवंशों, शासकों और उनके कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रशासन का वर्णन किया है। तो चलिए हम बात करते हैं सामाजिक इतिहास के बारे में। तो सामाजिक स्रोत किसी भी समाज के सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी देता है। सामाजिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं धार्मिक इतिहास के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत किसी भी साम्राज्य के धार्मिक इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि की जानकारी मिलती है। और एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो वेद, पुराण और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इससे जितने भी जो धार्मिक इतिहास है उनकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में। साहित्यिक स्रोत किसी भी साम्राज्य के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कला, संगीत, साहित्य, नाटक, नृत्य एक्सेट्रा, इससे हमें सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो चलिए अब इन्हीं सभी साहित्यों में से कुछ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे हिंदू धर्म के साहित्य की अगर बात करूं तो इसमें हिंदू धर्म के साहित्य में वेद, व्यांग, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे चीज़ों को शामिल किया जाता है। इन सभी साहित्यों को शामिल किया जाता है हिंदू ग्रंथ में। और बौद्ध धर्म के जो साहित्य है उसके अंदर जातक और त्रिपिटक जो प्राचीन भारत के सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के साहित्य। जैन धर्म के साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखे हैं जो कि प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। अब इसी तरीके से कुछ गैर धार्मिक साहित्य भी है जिनके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में जो विदेशी यात्री थे, यानी कि जो भारत के बाहर से भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी क्या भूमिका है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में विदेशी यात्रियों के वेदांत का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि विदेशी वेदांत प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिनकी सहायता से प्राचीन इतिहास का पता लगाते हैं। विदेशी वेदांत से हमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ये अपनी पुस्तक में इन्होंने जो भी देखा, जो भी सुना,
ये उसे अपनी पुस्तक में लिख देते थे। तो इससे हमें जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। तो चलिए हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आते हैं मेगास्थनीज। तो जो मेगास्थनीज है वो यूनानी शासक के सेल्यूकस का एक दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले पहले विदेशी यात्री थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन का वर्णन किया है। सिकंदर के साथ आए यूनानी लेखक। सिकंदर के साथ कई यूनानी लेखक आए जिन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताया। इन लेखकों ने अपनी यात्राओं के दौरान जो भी भारत में देखा या सुना उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। तो इस तरीके से जो हमारे जो विदेशी यात्री हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री के निर्माण में। तो नेक्स्ट है फाहियान। तो 5वीं शताब्दी में चीनी विद्यार्थी फाहियान बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में भारत आए थे। फाहियान ने अपनी पुस्तक भारत की वर्ण व्यवस्था के अलावा चंडालों पर भी वर्णन किया है। नेक्स्ट है हानसांग। 7वीं शताब्दी में चीनी विद्यार्थी हानसांग बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हानसांग ने अपनी पुस्तक में चंडालों का वर्णन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।